स्टोरीज। देश में टमाटर की कीमतें 150 रुपए किलो के पार पहुंच चुकी है। कहीं कहीं तो ये 250 से 300 रुपए किलो भी बिक रहा है और इसका असर सिर्फ आम आदमी के किचन पर ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट्स पर भी देखने को मिल रहा है। मसलन मैकडॉनल्ड्स ने अपने मशहूर बर्गर से टमाटर को ही हटा दिया है। वहीं बर्गर किंग के मेन्यू से भी टमाटर के स्लाइस गायब हो चुके हैं। हालांकि मैकडॉनल्ड्स ने टमाटर को लेकर एक नोटिस भी जारी किया जिसमें कहा गया कि अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल पाने से वो अपने प्रोडक्ट्स में टमाटर नहीं परोस पाएंगे। नोटिस के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स के मुताबिक उनके कुछ आउटलेट्स के प्रोडक्ट्स में टमाटर नहीं है। हालांकि कुछ आउटलेट्स में परोसा भी जा रहा है। सीजनल इशू की वजह से कुछ समय के लिए यह किया गया है। इस नोटिस में यह भी लिखा गया कि मौसम में बदलाव के चलते क्वालिटी वाले टमाटर नहीं मिल रहे, इसलिए कंपनी ने टमाटर को बर्गर से हटाने का फैसला किया। मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने पहुंचे लोगों का कहना है कि टमाटर गायब होने से बर्गर में पहले जैसा स्वाद नहीं मिल रहा है। अब ये समझ लीजिए कि टमाटर आखिर महंगा क्यों मिल रहा है। टमाटर की कीमतों में अचानक उछाल मॉनसून और बारिश की वजह से आए हैं। भारी बारिश के कारण टमाटर की फसल खराब होने से क्वालिटी पर भी असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टमाटर की शेल्फ लाइफ बाकी सब्जियों की तुलना में कम होती है, जिससे टमाटर के दाम काफी बढ़ गए हैं। बरसात के कारण मंडी में सब्जियों की सप्लाई कम हो रही है। जो सब्जियां मंडी में पहुंच रही हैं वो भी ज्यादातर खराब हो रही हैं और इसी के चलते सब्जियां खासतौर पर टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि इसी महीने में टमाटर के दाम कम हो जाएंगे। हर राज्य में टमाटर की अलग अलग कीमतें हैं और सबसे महंगा टमाटर तो गंगोत्री धाम में बिक रहा है। यहाँ पर 1 किलो टमाटर 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं उत्तरकाशी में 180 से 200 रुपए प्रति किलो टमाटर मिल रहा है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के चलते लोग कम टमाटर खरीद रहे हैं, तो वहीं बिक्री में भी भारी गिरावट आई है। दिल्ली की ही बात कर लें तो यहाँ 1 किलो टमाटर 100 से 150 रुपए प्रति किलो है। चेन्नई में रहते हैं तो टमाटर खरीदने के लिए 100 से 130 रुपए प्रति किलो खर्च करने पड़ेंगे, तो मुंबई में 140 से 150 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में टमाटर के दाम है 100 से 150 रुपए। बेंगलुरु में टमाटर की कीमतें 101 से 121 रुपए प्रति किलो है। तो टमाटर के दाम बजट में नहीं है। ऐसे में लोग अलग अलग ऐसी रेसिपीज बना रहे हैं जिनमें टमाटर की जरूरत ही नहीं, या टमाटर बिना भी स्वाद में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो टमाटर ने आम आदमी के किचन से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तक का स्वाद तो बिगाड़ ही दिया है। वहीं बिना टमाटर मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग का स्वाद भी बिगड़ गया है। अब कुछ सबसे बड़े सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार टमाटर के दाम आने वाले समय में कब कम होंगे, कब आपकी थाली का जो जायका है फिर से वापस आएगा। आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जाने माने शेफ निशांत चौबे हैं, उनका स्वागत करते हैं हमारे आज के शो में। निशांत जी, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर इंडिया 360 डिग्री के इस खास कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निशांत जी, क्या आपको भी दिक्कत हो रही है? टमाटर के दाम जो बढ़ गए हैं, क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं आपको? नहीं, हमें भी एक्चुअली बिकॉज हम लोग शेफ हैं तो हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, लुकिंग एट द मार्केट और मार्केट जो ट्रेंड्स है। और अगर आप इंडियन रेसिपीज देखें तो ज्यादातर रेसिपीज में टोमेटो का यूज होता है। बट मेरा दो नजरिया है इसका। एक तो जो टमाटर की खासियत है उसके अंदर मिठास और खटास दोनों होता है। तो अगर आपको वो जो कंपोनेंट चाहिए मिठास और खटास का, तो उसमें आप देखिए दही है या आप गुड़ और चीनी का को मिक्स कर लें आपस में, तो उसमें भी बहुत अच्छा एक खट्टा मीठा वाला टेस्ट आ जाता है। उसके अलावा कोकम है या इमली है जो बहुत ही रेगुलरली मिल जाता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टोमेटो यूज ही करना है तो आप जो पिलाटी टोमेटोज या पोमोदोरो टोमेटोज, कैन टोमेटोज हैं, उसमें आउटपुट भी ज्यादा है और उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जब तक कि टमाटर हमारे जो हमारा रोजमर्रा का जो बजट है उसमें जब तक फिक्स नहीं होता तब तक आप इन सब चीजों का यूज करके आप खुश रह सकते हैं। निशांत जी, टमाटर की चटनी के शौकीन क्या करें? टमाटर के बगैर चटनी में क्या डालें? नहीं, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप कैन टोमेटो का यूज करते हैं, जिसको मैंने बोला पोमोदोरो टोमेटो, उसको आप बिल्कुल उसी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे आपने फ्रेश टोमेटो को यूज करना है। आप उसको ब्लेंड करके उसके अंदर जो चिली है या लहसुन है
थोड़ा सा चाट मसाला करके आप उसकी चटनी बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग अपने प्रोफेशनल किचन में भी हमने उसी हिसाब से इम्प्रोवाइज किया जो आपने बताया। मैकडॉनल्ड से टमाटो गायब है, तो आई एम श्योर कि वो लोगों ने भी कुछ ना कुछ उस तरह की चटनी बनाई होगी, और जिससे कि कस्टमर्स को लेने में या कोई फूड कॉस्ट या किसी तरह से दिक्कत ना हो। निशांत जी, एक बात बताइए, क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से जैसे बर्गर में एक बहुत ही बेसिक फास्ट फूड है, उसमें आपको दिखता है कि हाँ टिक्की है, टमाटर है, प्याज के स्लाइसेस है, टमाटर गायब हो गया। और हालांकि मैकडॉनल्ड्स कह रहा है कि टमाटर की क्वालिटी क्योंकि अच्छी नहीं आ रही, ये बड़ी वजह है। तो जो रेस्टोरेंट्स है आजकल, वो वाकई क्या टमाटर की जगह कोई और इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, स्पेशली जब खाने में इस्तेमाल किया जा रहा है? सलाद वगैरह में तो पता चल जाता है, लेकिन क्या वाकई कटौती की जा रही है रियलिटी में? और अगर ऐसा है तो अब जो प्राइसेस भी है, क्योंकि टमाटर के प्राइस बढ़ गए हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि रेस्टोरेंट्स अपने जो खाना दे रहे हैं उसके भी दाम बढ़ा रहे हैं, ये कहकर क्योंकि टमाटर के दाम बढ़ गए इसलिए आपको अब खाने के दाम भी ज्यादा देने पड़ेंगे? नहीं, देखिए, वो हमारा जो मेन्यू होता है वो कंसिस्टेंट होता है, और जैसा मैकडॉनल्ड्स ने बोला है वो बिल्कुल सही है। जो टोमेटोज की क्वालिटी है, बिकॉज ऑफ रेन एंड ऑल, उसमें क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। तो उसके वजह से भी हमें अपना जो स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करने के लिए अच्छे टमाटर लेने पड़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स, एज ए सेड, आपको मैंने जैसे बताया कि हमने भी इम्प्रोवाइज किया है। हमने टोमेटो की जगह जो खटास और मिठास का जो कंपोनेंट है उसको हमने इमली और चीनी के साथ रिप्लेस किया है कुछ रेसिपीज में। और कुछ जगहों पर हमने पिलाटी टोमेटोज, जो मैंने आपको बोला था, जो अभी आपको होल टोमेटोज कैन भी आ रहा है और क्रश टोमेटोज भी आ रहे हैं कैन में। तो वो बिल्कुल सेम है जैसा कि आप फ्रेश टोमेटो। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप 90% क्रश टोमेटो को यूज करें। और जब चीजें ठीक हो जाएं, जब टोमेटो का सप्लाई अच्छा हो जाए और वो क्लीन हो जाए, बिकॉज आई कैन सी कि टोमेटोज में बहुत ही अभी क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग को क्रश टोमेटो यूज करना चाहिए, और अपने रेसिपी, चाहे वो पनीर मखनी हो, चाहे वो दाल मखनी हो, ऑल दीज फेमस डिशेस आप उसमें यूज करेंगे तो नो प्रॉब्लम विद द रेसिपी। आपको बनाने में भी मजा आएगा और आपके कस्टमर्स जो होंगे वो भी खुश होंगे। ओके, चलिए, ये तो खाने पीने की बात हुई। थोड़ा और पहलू भी इसका समझ लेते हैं। हमारे साथ जाने माने कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना है। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टमाटर लाल हुआ है और दाम आसमान छू रहे हैं सर। आपसे बड़ी वजह समझना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों लगी है कीमतों में आग? देखिए, कई कारण हैं और कारण अलग अलग डायमेंशंस के हैं। सबसे पहले तो जो बात हम कर रहे हैं दिल्ली में, मैं इस समय महाराष्ट्र में हूं। मैंने आज यहाँ पे टमाटर के रेट पता किए हैं। यहाँ टमाटर के रेट जो ठेले पे बिक रहे हैं वो करीब 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पे भी महंगे होंगे कंपेरेटिवली। लेकिन दो बातें हैं। एक तो निश्चित रूप से मौसम की मार है। जिस तरह से बेतहाशा बारिश हुई है तो जो फसलें थी तैयार हार्वेस्टिंग के लिए उसमें डैमेज हुआ है। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबको सोचनी होगी कि हम जब दिल्ली में प्याज मतलब टमाटर के रेट दे रहे हैं 150-200 रुपए किलो के आसपास, किसानों को कितना मिल रहा है? क्या किसान को 100 रुपए मिल रहा है, 50 रुपए मिल रहा है? अगर किसान को ये रेट मिल रहा है तो हम वाजिब है कि महंगाई एक फसल के डैमेज के कारण है। लेकिन अगर किसान को 30-40 रुपए मिल रहे हैं और हम 150 रुपए दे रहे हैं तो सवाल ये है कि बीच का 100 से 150 रुपए किसकी जेब में जा रहा है? ये कौन कार्टेल है? इस पे राज्य सरकारें क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है और राज्य सरकारें अगर चुपचाप बैठी हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें शामिल है, क्योंकि प्राइस का असर आता है, महंगाई का पॉलिटिकल एंगल भी आता है, वो भी हमें समझना होगा। तीसरा जो मुद्दा आ रहा है इंपॉर्टेंट, जिसको अक्सर हम लोग यहाँ पे नजरअंदाज करते हैं, वो है नई तरह की बीमारियां। हम आज दुनिया भर से बहुत सारी चीजें आयात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट होता है क्वारंटाइन को लेके, इन्वेजिव पेस्ट, जिसके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते हैं। जब भी आप कोई चीजें, ताजे फल सब्जी पूरी दुनिया से आयात करते हैं, उनके साथ नई बीमारियां भी आती हैं। और मैंने आज तक नहीं देखा कि भारत सरकार ने
किसी भी इंपोर्टेड कंसाइनमेंट को रिजेक्ट किया हो। भारत के कंसाइनमेंट पूरी दुनिया में रिजेक्ट होते हैं, लेकिन भारत में शायद हर कंसाइनमेंट अप्रूव हो जाता है जो बीमारी लेके आता है। वो बीमारियां फिर हिंदुस्तान की खेती में फैलती हैं, इससे हमारी फसलें खराब होती हैं, किसानों की महंगाई, मतलब उनको नए कीटनाशक डालने पड़ते हैं जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और अल्टीमेटली खामियाजा एक तरफ अवेलेबिलिटी को लेके है और दूसरी तरफ बढ़ती हुई कीमतें हैं। तीनों मुद्दों पे हमें सोचना होगा। सिंपल ये कहना कि महंगाई बढ़ गई और सरकार क्या कर रही है, ये कोई जस्टिफिकेशन आज की तारीख में नहीं है। इट हैज टू बी साइंटिफिक लॉजिक, तभी हम इस मुद्दे को एड्रेस कर पाएंगे, नहीं तो हर बार हम ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। सरदाना जी, अभी सरकार को करना क्या चाहिए? मसलन आपने कहा कि डेफिनेटली इट इज स्टेट सब्जेक्ट। आंध्र प्रदेश में जैसे सरकार सब्सिडाइज रेट पर टमाटर बेच रही है, सरकार की तरफ से ऐसे समय पर कदम होने क्या चाहिए? देखिए, सरकार का हर जिले में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है। सबसे पहले तो सरकार ये पता करे कि वास्तव में कितने क्षेत्र में टमाटर की खेती हुई थी और जहां पे खेती का नुकसान हुआ उसके कारण क्या थे। हम लोग रूट कॉज पे जाते नहीं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को अकाउंटेबल बनाते नहीं। तो सबसे पहले कम से कम ग्राउंड रियलिटी की सच्चाई क्या है ये तो स्टेट गवर्नमेंट बताएं कि पिछले साल हमारे यहाँ पे इतने लाख एकड़ में टमाटर था, इस बार कम हुआ या ज्यादा हुआ, किस महीने में कितनी फसल खराब हुई और उसके कारण क्या थे। तो पहली चीज तो ये है, क्योंकि अगर सप्लाई ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सप्लाई है और फिर भी महंगाई बढ़ रही है तो फिर इलाज दूसरा है। जिस तरह से आप होर्डिंग में, नॉन पेरिशेबल में तो आप होर्डिंग का कानून बना सकते हो, यहां पे भी आपको मंडियों के ऊपर नजर रखनी होगी कि क्या मंडियों में कार्टेलाइजेशन तो नहीं हो रहा है कुछ व्यापारियों के माध्यम से, जिसके कारण पूरे देश में कंज्यूमर्स परेशान हैं। तो जब तक आपके पास बेस आंकड़ा नहीं होगा, राज्य सरकारों से निवेदन है कि अगले 24 घंटे में यह तो बताएं कि उनके राज्य में पिछले 3 महीनों में कितनी टमाटर की फसल की बुआई हुई थी और आज उसकी क्या स्टेटस है। अगर राज्य सरकारें ये भी नहीं बता सकती तो फिर वो कर क्या रही। ऐसे में सरदाना जी, आपको क्या लगता है कि ये जो दाम है वो कब तक कम होंगे? क्योंकि सरकार कह रही है कई जगहों पर कि जुलाई के अंत तक हो जाएंगे, या फिर खरीफ फसल के आने का इंतजार करें, अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। कमी कब तक आ सकती है? देखिए, इस अपना जो वेजिटेबल क्रॉप्स है इसमें रबी खरीफ का बहुत बड़ा इशू रहता नहीं है, क्योंकि आप जैसे इस समय दाम बहुत ज्यादा है तो किसान निश्चित रूप से अपनी फसल को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा होगी। जो किसान बाकी फसलें लगा रहे हैं जिनमें उनको रेट नहीं मिलता है, वो टमाटर की तरफ माइग्रेट होंगे। क्रॉप को आने में 60 से 90 दिन का टाइम लगता है। जो फसल लग चुकी है उनकी सप्लाई आने वाली होगी, नए किसान लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज आपके पास 12 महीने की वेराइटीज हैं। दूसरी तरफ आज दिल्ली के आसपास सैकड़ों ग्रीन हाउसेज हैं जहां टमाटर लग सकता है, लेकिन उनको जो टेक्निकल हेल्प चाहिए, जो स्टेट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स को हेल्प करना चाहिए, वो करें। कुल मिला के ये है कि जैसा कहा जाता है ना कि जब प्रेशर आता है तो कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। हर आदमी जिम्मेवारी छोड़ के भाग जाता है कि साहब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। राज्य सरकारें अगर आज सप्लाई बढ़ाने में, और ये मैं तो कह रहा हूं, अगर जैसे ही आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे दाम नीचे आने लग जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि सप्लाई कहां रुकी हुई है और जहां पे जानबूझ के आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है उस पर आप दंडात्मक कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जैसे ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी प्राइसेस में असर आना शुरू हो जाएगा। एक और बात सरदाना जी, कि पिछले कुछ समय में, हफ्तों में हमने देखा था कि किस तरीके से जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें कमी देखी गई। सीजनल ठंड का मौसम था, सब्जियों की आवक अच्छी हुई और सब्जियों के दाम भी कम थे। अब ये जो इस बार कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि सिर्फ टमाटर ही नहीं और भी काफी ज्यादा सब्जियों के दाम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो अगले जो आंकड़े आएंगे वो आपको लग रहा है कि इस बार बिगड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, कहावत है खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। टमाटर के दाम बढ़े, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। भिंडी के भी दाम बढ़ेंगे, प्याज के भी बढ़ेंगे, आलू के भी बढ़ेंगे, सबको बढ़ेंगे। क्योंकि जब व्यापारी को यह लगता है कि सरकारें सो रही हैं, राज्य सरकारें कुछ कर नहीं रही, उनको पता नहीं डिमांड कितनी और सप्लाई कितनी है, सब भगवान भरोसे चल रहा है, तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें।
टमाटर वाले को तो आपने कमाने का मौका दे दिया, तो भिंडी वाला भी कमाएगा, प्याज वाला भी कमाएगा, बैंगन वाला भी कमाएगा, आलू वाला भी कमाएगा। तो दिक्कत क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो रहा है, आपकी ट्रैकिंग फेल हो रही है, आपको पता ही नहीं कि देश में क्या चल रहा है, तो फिर तो जंगल राज चलेगा। टमाटर के साथ साथ सबके दाम बढ़ेंगे, इसमें नई बात क्या है? ओके विजय जी, मैं जिससे पहले निशांत जी के पास जाऊं जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप खाने में टमाटर खा रहे हैं आजकल? मैं जी हाँ बिल्कुल खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे? देखिए, आपको यह समझना होगा कि टमाटर के बहुत अल्टरनेट हैं। हाँ, आपको प्रोसेस टोमेटो मिलता है, टोमेटो हाँ, प्यूरी हाँ, मिलती है, आपको केचप मिलता है, आप हाँ, अपना टेस्ट बनाने के लिए शेजवान सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हम्म, कुकिंग इज एन आर्ट, और आपके वाह, पास हाँ, 20 रॉ मटेरियल है। यस, ये आपकी क्षमता है कि आप हाँ, अपना टेस्ट सस्ते में कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास आर्ट ही नहीं है और आपको किसी ने रेडीमेड रेसिपी दे दी कि टमाटर के बगैर जिंदगी नहीं चलेगी, तो वो आपकी बदकिस्मती है। आपको हाँ। सीखना पड़ेगा कुकिंग कैसे की जाती है। पूरी दुनिया में हर बिल्कुल जगह बिल्कुल थोड़ी सरदार, टमाटर ये फ्रेश खाया सवाल जाता मैंने है। इसलिए आपसे पूछा था कि आपने आर्ट का जिक्र किया, तो आर्टिस्ट उसके जाने माने शेफ निशांत चौबे हैं हमारे साथ। आपके जुड़ने से पहले उन्हीं से बातचीत हो रही थी और उन्होंने काफी हद तक बताया कि टमाटर के क्या विकल्प हैं, कैसे स्वादिष्ट सब्जी टमाटर के बगैर भी बन सकती है और कैसे रंगत खिल सकती है सब्जी की। लेकिन निशांत, मुझे एक बात बताइए, टमाटर किसी सब्जी में ना ही पड़े या उसके विकल्पों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे कौन कौन से व्यंजन है जिसमें टमाटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि टमाटर क्या करता है, खटास और थोड़ा मिठास देता है खाने में। तो क्राइसिस क्राइसिस बोलते हैं, क्राइसिस लीड्स टू इनोवेशन। तो आप इतना बढ़िया आप इनोवेट करें, कुछ ऐसे मेन्यूज बनाए जिसमें आपने तोरी है, लौकी है, टिंडा है, जो अभी बहुत रेगुलरली मिल रहा है हमारे पास वेजिटेबल्स। तो आप ऐसी चीजें यूज करें जिसमें कि टमाटर की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपने से लौकी मसाला बनाना है, आप उसमें अगर कच्ची कैरी डालते हैं तो बहुत ही अच्छा खटास उससे आएगा। और थोड़ा सा आप चाहे तो गुड़ का यूज कर लेंगे, तो वो जो बैलेंस ऑफ द फूड है वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। और वो काफी इकोनॉमिकल है भी। अगर आप तोरी ले ले, टिंडा ले ले, ये सब वेजिटेबल्स बहुत रेगुलरली, आपको ज्यादा बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। और आप कुछ अच्छे डिशेस को भी इनोवेट कर सकते। देखो, आप जैसे हमारे देश में जब कोविड आया था, उसके बाद मैंने देखा कि कितने लोग कितनी अच्छी तरह से ऑनलाइन इन्होंने कितने सेशंस किए, वो खाना बनाने लगे। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा दिस इज द टाइम वेयर वी ऑल शुड कम टुगेदर। और हमें लगता है कि हमें ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। और जब अगर मैं भी मेन्यू बनाता हूं तो मैं उसमें जितना मिनिमलिस्टिक हो सकता है, मैं नकार नहीं सकता इस बात को कि टमाटर पूरा निकालना है। बट ये है कि समय के अनुसार हमें उस तरह का कॉल लेना चाहिए और हमें उन चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए जो हमारी इकोनॉमिकल और हमारे बजट में और हमारे पीएनएल में उसको ज्यादा प्रभावित ना करे। और उसमें ये हो कि चीजें अच्छी तरह से बने और उन वेजिटेबल्स का यूज करें जो सीजन में। हम ये भी बोलते हैं कि जो सीजन की चीजें वही खाओ। तो ये सब जो चीजें हैं उनका ध्यान में रखते हुए अगर आप कुछ अच्छा से इनोवेट करके अगर आप वो बनाते भी हैं, उनको आगे आप बेचते भी हैं, इट विल बी रियली नाइस। आई थिंक सब लोग इम्प्रेस भी होते हैं और आप खुश हो जाते हो। बिल्कुल, तो टमाटर जेब पर भारी तो जरूर है, लेकिन थोड़ा क्रिएटिविटी से आप अपनी जेब को भी राहत दे सकते हैं और साथ ही कोई इनोवेटिव रेसिपी भी बना सकते हैं जिसका जिक्र निशांत ने किया। और बहुत धन्यवाद विजय सरदाना जी, हमारे साथ इस चर्चा में आपका भी शामिल होने के लिए। चलिए, तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। टेलीकॉम कंपनियां जैसी सेवा देने वाली ओटीटीज यानी एप्लीकेशन को अब सरकार रेगुलेशन के दायरे में लाने की तैयारी में है। दरअसल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद ओटीटीज का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसकी प्राइवेसी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। जी बिजनेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, पूरा मामला और पूरी डिटेल्स दे रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे हैं। अम्बरीश, जानना चाहेंगे क्या अपडेट है आपका? क्योंकि सभी लगातार हमने ये मुद्दा उठाया था कि जिस तरह से कोविड-19 में जूम, स्काइप, गूगल प्ले, इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं जिनसे कि कॉल, वीडियो कॉल, इस तरह की चीजें हो रही थी या फिर और बाकी चीजें सुविधाएं उनसे मिल रही थी, उन पर लगातार लोगों का फोकस था, वो लगातार उनका यूजेस बढ़ रहा था। और सरकार का ये कहना था कि जिस तरह से इनका यूजेस बढ़ रहा है, ऐसे में अगर इनको टेलीकॉम कंपनी ये सेवाएं दे रहे हैं
तो उसके लिए इनको उसी तरह का रेगुलेशन चाहिए, क्योंकि अगर हम उस तरह का रेगुलेशन इनको नहीं देते हैं और इनसे अगर ये कोशिश होती है कि ये ओटीटी ऐप की तरह ही बिहेव करते रहे, तो ऐसे में ये दिक्कत होगी कि जिस रेगुलेशन के दायरे में आते हैं, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्विसेज ग्राहक को नहीं मिलेंगी। और अगर ग्राहक के साथ कोई भी ऐसा हादसा पेश आता है, जैसे उसकी निजता से कोई उल्लंघन होता है या फिर और कोई भी दिक्कत आती है, तो ऐसे में इनके पक्ष में या फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसी को लेकर पिछले साल सितंबर में सरकार ने ट्राई से कहा था, जो कि रेगुलेटर भी है इस क्षेत्र का, उससे कहा था कि इस तरह की गाइडलाइंस फ्रेमवर्क बनाइए, हमको बताइए कि किस तरह से इनको रेगुलेशन के दायरे में लेके आया जा सकता है। ऑपरेटर्स है, उनका भी यही कहना था कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉल का सारा डिजिटल हमारा इस्तेमाल होता है, लेकिन उनके लिए सर्विसेज वो देते हैं। ऐसे में उनको ही टेलीकॉम जैसे ही रेगुलेशन में लेके आने की जरूरत है। और दोनों ही डिमांड्स को सरकार ने मंजूर किया था, अप्लाई इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी कर चुकी है। 4 अगस्त तक सबसे कंसल्टेशन पे रिप्लाई मांगा। इसके अलावा अगर ओवर द काउंटर कोई और उनको अपडेट करने की जरूरत है तो वो 18 अगस्त तक वो कर सकते हैं। उसके बाद जो गाइडलाइंस फ्रेमवर्क का सिस्टम है वो तैयार किया जाएगा, और गाइडलाइंस तैयार हो जाने के बाद जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप समेत स्काइप जैसे तमाम प्लेटफॉर्म, वो बिल्कुल टेलीकॉम कंपनियों जैसे ही सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनके ही तरह के रेगुलेशंस होंगे, उस तरह की उनकी जो है जिम्मेदारियां भी रहेंगी। यानी कि इस रेगुलेशन के बाद जितने भी इस तरह के ओवर द टॉप एप्लीकेशंस हैं, वो अब ज्यादा जिम्मेदार होंगी ग्राहक के प्रति, और ग्राहक की जो सुविधाएं दे रही हैं उस सुविधा के प्रति भी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा था कि कॉल ड्रॉप या फिर लीकेज की कोई समस्या होती थी, तो ऐसी कंपनियां सीधा कहती थी कि हमको इससे मतलब नहीं है, हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर जो आपका है वो इस सर्विस के लिए जिम्मेदार है। अब चूंकि वो खुद कॉल और वीडियो कॉल की सर्विस दे रही है, तो उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो जो सर्विस हम जो सर्विस अवेल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, उसमें जो सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा रहे हो, और ये जिम्मेदारी उनको अब लेनी पड़ेगी। स्वाति। धन्यवाद अमरीश, आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन दिनों एक मैसेज लोगों के पास काफी पहुंच रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपने अपना पैन कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं कराया तो आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा। अब इस मैसेज में एक लिंक भी होता है और जिसे क्लिक कर पैन कार्ड अपडेट करने की बात कही जाती है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता एकता सूरी ने जब पड़ताल की तो पता चला कि ऐसा कोई भी मैसेज बैंक के द्वारा नहीं भेजा जा रहा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आता है या आया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप इस लिंक को क्लिक करते ही जालसाजी का शिकार हो जाएं। इस खबर को और डिटेल से बता रही हैं हमारी सहयोगी एकता सूरी। जी जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पैन डिटेल्स जो हैं अगर आपने अपडेट नहीं की, आपका पैन और आधार अगर लिंक नहीं हुआ है, या केवाईसी डिटेल्स अगर आपने अपडेट नहीं की, तो आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा, आज रात को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको भी अगर कोई ऐसा मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, तो आप इस मैसेज को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट सेफ है, कोई उसे ब्लॉक नहीं कर रहा, सस्पेंड नहीं कर रहा। ये स्कैमस्टर्स का एक तरीका है आपको स्कैम करने का। हमने बहुत से बैंकर्स से संपर्क साधा और आईसीआईसीआई बैंक और बहुत से दूसरे बैंक्स ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेयरनेस के लिए मैसेजेस डाले, जिसमें ये साफ कहा है कि आप कोई भी आपसे आपकी पर्सनल डिटेल नहीं पूछेगा बैंक से, ना ही मांगेगा, कोई आपको थर्ड पार्टी लिंक पर क्लिक करने के लिए नहीं कह रहा, कोई एपीके डाउनलोड करने के लिए नहीं कह रहा, कोई फर्जी ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट सेफ है, सस्पेंड और ब्लॉक नहीं हो रहा है। तो जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स से ये अपील है कि आप इस तरह के मैसेजेस को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये ठीक उसी तरह का मैसेज है जब लोगों को टेक्स्ट आ रहा था कि आपने अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो आपकी बिजली कट सकती है। ये एक स्कैमस्टर्स का तरीका है, क्योंकि पैन और आधार को लिंक करने का मैंडेट है सरकार का। ये खबर चल रही थी तो इसी खबर को अब एक उन्होंने स्कैम का जरिया बनाया। जी 2024 से म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें ट्रस्टीज के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज की जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं और इस पर नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर की खास बातें जो हैं वो इस तरह से हैं। ये कहा गया है इसमें कि जो म्यूचुअल फंड
जो फीस वसूलते हैं निवेशकों से या जो खर्च दिखाते हैं वो वाजिब हो, ये तय करना ट्रस्टीज़ की जिम्मेदारी होगी। साथ ही निवेशकों को म्यूचुअल फंड्स मिससेलिंग नहीं करें, ये भी ट्रस्टीज़ को देखना होगा। इसके अलावा उनके म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वो दूसरे म्यूचुअल फंड की एक समान स्कीमों से के मुकाबले कितना प्रदर्शन कर रही हैं, उसकी तुलना करके उसकी समीक्षा करनी होगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि म्यूचुअल फंड में जिस तरह से फ्रंट रनिंग की गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसको रोकने की जिम्मेदारी भी ट्रस्टीज़ की होगी। साथ ही ऐसी सारी सूचनाएं जो बाज़ार को प्रभावित कर सकती हैं, ऐसी सूचनाओं का दुरुपयोग नहीं हो, ये भी ट्रस्टीज़ को देखना होगा। साथ ही ट्रस्टीज़ की जिम्मेदारी होगी कि यूनिट होल्डर्स प्रोटेक्शन कमेटी बनाएं, जहां पर निवेशकों के हितों से जुड़ी बातों की चर्चा हो और उसके लिए गाइडेंस दिया जाए जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं। ये नियम 1 जनवरी 2024 से लागू किए जाएंगे। आइए रुकते एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. An emerging real estate developer that is transforming the real estate ecosystem through future-focused sustainable development in India. We also, as a responsible corporate, have to be transparent and ethical in our approach. Whatever we commit, we deliver slightly better than what we have committed. Showcasing the story of Axon developers as an incredible brand this weekend only on Zee Business. प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या टूथपेस्ट से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है टूथपेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंतकांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंतकांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। एक स्वाद है, सब याद है, सब कुछ याद है। हम तुमको कैसे भूलें? 24 को हम तुम क्रैकर्स बिस्किट्स। और आइए फटाफट देख लेते हैं टॉप न्यूज की वो खबरें जो रही दिन भर से सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन अयोध्या होते हुए लखनऊ तक चलेगी। वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने के दौरान सीएम योगी भी साथ रहे। इससे पीएम मोदी गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ संस्था नहीं बल्कि जीवंत आस्था है। उन्होंने कहा कि मानव मूल्यों को बचाने के लिए गीता प्रेस जैसी संस्थाएं जन्म लेती हैं। गीता प्रेस की कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में 7,600 करोड़ रुपए की लागत से 10 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने अंतागढ़ से रायपुर चलने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इन विकास कार्यों से छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत फायदा होगा। साइंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत 4 केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। उन्होंने कहा कांग्रेस के कोर में करप्शन है।
गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन यानी 24 मार्च को राहुल की सांस गई थी। राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश को धोखा देने वालों पर नहीं, धोखा उजागर करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिवकुमार ने लोकतंत्र की हत्या बताया। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल आदतन अपराधी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल देश को बदनाम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं और गलती पर माफी मांगना उनकी फितरत में नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए याचिका डाली गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। आपको बताएं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा था कि सिंधिया के खिलाफ 2018 में भोपाल में एक केस दर्ज हुआ था, लेकिन उन्होंने नामांकन भरते समय इसकी जानकारी नहीं दी थी। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच अब उद्धव ठाकरे को नया झटका लगा है। विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे शिंदे गुट में शामिल हो गई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में नीलम गोरे ने पार्टी ज्वाइन कर ली। नीलम गोरे उद्धव गुट वाली शिवसेना में थी। वो साल 2002 से लगातार विधान परिषद के लिए चुनी जा रही हैं। त्रिपुरा विधानसभा में 5 विधायकों को सदन में हंगामा करने पर निलंबित कर दिया गया। सदन के स्पीकर विश्वाबंद सेन ने सीपीआईएम और कांग्रेस के एक विधायक और टिपरा मोथा पार्टी के 3 विधायकों को सदन में दिया गया। आज विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी और टिपरा मोथा पार्टी के विधायकों के बीच बहस हुई। अध्यक्ष ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बाद उनसे बात करने की बात कही, लेकिन विपक्षी दलों के विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद स्पीकर ने 5 विधायकों को निलंबित कर दिया। पंचायत चुनाव से पहले बंगाल के कूच बिहार में हिंसा की खबर है। बीजेपी नेता पर हमला कर लिया गया। बीजेपी नेता के परिवार ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। वहीं उत्तर 24 परगना के बोड़ामारी इलाके में टीएमसी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। इस दौरान हुई बमबारी में 5 टीएमसी समर्थक घायल हो गए। वहीं मुर्शिदाबाद के फरक्का में बम बना रहे 2 लोग बम फटने से गंभीर रूप से घायल भी हुए। मुर्शिदाबाद में खेत से कई बम भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 1 जुलाई को हुए बस हादसे की फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना के वक्त बस का ड्राइवर शराब के नशे में था। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराने के बाद बस में आग लग गई थी। हादसे में 25 यात्रियों की झुलसकर मौत हो गई। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर सहित 8 लोग बच गए थे। ड्राइवर की पहचान दानिश शेख के रूप में हुई, जिसे बाद में लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तराखंड के धारचूला इलाके में बादल फटने से उफान आ गया। बादल फटने के बाद हुए भारी भूस्खलन से पूरा मलबा और बोल्डर सड़क पर आने से रास्ते बंद हो गए। इससे करीब 200 लोग फंस गए। यहां तक कि पैदल पुल और ट्रॉली भी नष्ट हो गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के चमोली में उफान से सड़कें टूट गई। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। हिमाचल के कसौली में लैंडस्लाइड से बड़े पहाड़ सड़क पर आ गए। उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर अमरनाथ यात्रा रोक दी गई।
अधिकारियों ने बताया कि मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। अब तक 80,000 से ज्यादा लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बिहार और तेलंगाना छोड़ देश के सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आइए शेयर बाजार का अपडेट आपको दें। शेयर बाजार में आज ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा टूटकर 65,280 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा फिसला, जबकि बैंक निफ्टी 415 अंक लुढ़ककर 44,926 के स्तर पर बंद हुआ। इस पूरे हफ्ते बाजार का हाल कैसा रहा, कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमें बाजारों में गिरावट देखने को मिली, पर पूरे हफ्ते आप देखेंगे तो यहाँ पर बाजारों ने बहुत ही शानदार रुझान दिखाया, जहाँ पर लाइफ हाइज वाले मूवमेंट्स भी बनते हुए नजर आए। 19,500 के पार निफ्टी भी जाता हुआ दिखा था। इनफैक्ट वीकली लेवल पर 0.7% के गेंस निफ्टी ने दिखाए थे। बैंक निफ्टी में भी लगभग आधे % की तेजी आपको आती हुई नजर आई। जहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें ऑटोमोबाइल कंपनीज, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प और M&M शामिल थे। 7 से 8% के गेंस इसने दिखाए। साथ ही OMCs भी इस पूरे हफ्ते काफी ज्यादा एक्शन में रहे। वहीं दूसरी तरफ आइशर मोटर्स जिस तरह से नए लॉन्चेस कॉम्पिटिटर्स की तरफ से होते हुए दिखे, उस वजह से इसके मार्केट कैप में आपको 10,000 करोड़ से ज्यादा की गिरावट आती हुई दिखी पिछले 3 दिनों में। इस वजह से 11% का फॉल यहां पर आता हुआ दिखा। UPL, टाटा कंज्यूमर्स, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव था। वहीं निफ्टी बैंक के गेनर्स के लिहाज से आप देखिए तो यहां पर जो तेजी बनी उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक शामिल रहे। अच्छी तेजी यहां पर थी। पर दूसरी तरफ बंधन बैंक, यहाँ पर खराब Q1 अपडेट आता हुआ दिख रहा था और HDFC बैंक के भी बहुत ज़्यादा अच्छे जो Q1 अपडेट्स हैं वो नहीं थे। इस वजह से यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। हालांकि PSU बैंकों में बेहतरीन तेजी नहीं रही, जिसमें PNB 17% के गेंस थे। यूनियन बैंक भी पीछे नहीं था डबल डिजिट रिटर्न्स देने में। एनर्जी स्पेस से IOC, BPCL, जितने भी OMC समेत रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अच्छा गेंस दिखाए थे। हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखे थे। और ऑटो स्पेस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हीरो और M&M में तो अच्छी तेजी थी ही। साथ ही बेहतरीन एक्विजिशन के बाद संवर्धन मदरसन भी फोकस में था। लगभग 7% की तेजी यहां पर भी बनती हुई नजर आई। और साथ साथ रियल्टी स्पेस में भी शोभा, IB रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स फोकस में रहे थे। पर गिरावट IT स्पेस पर थी। हल्की सी गिरावट आप देखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स बनी 3-3.5% की। साथ ही HCL टेक पर भी इस बार दबाव देखने को मिला। अब यही देखना है कि यहाँ पर अगले हफ्ते जब अर्निंग सीजन जो Q1 का है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा, IT कंपनियां अपने नंबर्स रिपोर्ट करेगी, तो बाजार इस चीज को कैसे लेता है और कैसे ट्रेड करता है। आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी ने कहा है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में दम है। उन्होंने कहा कि बाजार का ट्रेंड तेजी की तरफ रहेगा। और क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। सर, मार्केट में काफी तेजी है, आप कितनी तेजी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, मार्केट में कभी एक तरफ नहीं चलता है, उसका रुझान जो है ट्रेंड वो तेजी की तरफ रहेगा। परंतु उतार चढ़ाव तो फ्लक्चुएशन मार्केट में जरूर आते हैं। जब भी बहुत तेजी आती है उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, थोड़ा प्रेशर आता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगले 1 महीने 2 महीने क्या होगा, पर मैं ये मानना है कि मार्केट तेजी की तरफ रहेगा। सर, आप क्या सलाह देंगे, कौन से सेक्टर्स पर आपकी नजर है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑफकोर्स अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग है, NBFC है, ऑटोमोबाइल फिर से अच्छा करने लगा है, फार्मा सेक्टर है, सभी सेक्टर जो आगे ग्रोथ कर रहे हैं। परंतु इन्वेस्टर के लिए जानना जरूरी कि उनमें कौन सा स्टॉक अच्छा है। हर सेक्टर में अच्छे भी होते हैं, कुछ वीक भी स्टॉक होते हैं। तो इसलिए उनको जानने के लिए या तो खुद मेहनत करें या किसी की सलाह से करें। सर, यहाँ पर अभी हम भारत की ग्रोथ की बात कर रहे थे, आप किस तरह से इसे देखते हैं, इंडियन ग्रोथ एंड इकोनॉमी? देखिए, इंडिया की ग्रोथ आज वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है। मेरे मानना है जो साइकिल अभी इन्वेस्टमेंट साइकिल और इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल, दोनों साइकिल जिस देश में साथ चलते हैं उसकी ग्रोथ हमेशा ज़्यादा रहती है। तो अगले 10 साल इंडिया की ग्रोथ जो है दुनिया में सबसे अच्छी ग्रोथ में रहने वाली है। अभी आपने ये भी कहा कि खुद रिसर्च करें, क्योंकि हर एक सेक्टर में कुछ बढ़िया कंपनीज होती हैं। अगर लॉन्ग टर्म निवेश की किसी कंपनी में आपको सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? देखिए, मैं किसी स्टॉक के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ, पर मेरा मानना है कि जिस आदमी के पास या तो जुड़ा हो किसी सेक्टर से, उसकी जानकारी हो, या उसके खुद की बहुत नॉलेज हो, अदरवाइज अच्छा ये है कि म्यूचुअल फंड्स में डालें या फिर बहुत अच्छे सलाहकार, क्योंकि आजकल रिसर्च के इतना आउटपुट हैं
उनसे सलाह करके उसमें निवेश करें और हियर से पे नहीं करें। इधर उधर सुन के आदमी को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नेशनल पेंशन सिस्टम धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में भी लोकप्रिय हो रहा है। एनपीएस को रेगुलेट करने वाली संस्था पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोंती ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एनपीएस में भी गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम आ सकती है। उनसे खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता एक कसूरी ने। एनपीएस को एक ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए लोगों को ये भी है कि एक गारंटेड रिटर्न होना चाहिए और इस प्रोडक्ट की बात भी काफ़ी देर से चल रही है। कब तक हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये गारंटेड रिटर्न की जो बात है उसका जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। जो गारंटी देंगे तो उसका एक कॉस्ट रहेगा। कॉस्ट रहने से भी हमको देखना पड़ेगा जो रिटर्न हम देते हैं सब्सक्राइबर को वो रिटर्न भी सही लगे। सो इसको बैलेंस करके हुए कि रिटर्न और रिस्क जो है सिस्टम को सो हम जो है कोई स्कीम लाएंगे जो कि एक गारंटीड प्रोडक्ट होगी। इसमें यह है कि जो लोग रिटायरमेंट में चले जाते हैं वो बोल रहे हैं उनको एन्युटी लेना पड़ता है 40%, 60% सिस्टमेटिक विड्रॉल करना पड़ता है। तो वो सब्सटेंशियल अमाउंट होता है कि ज़्यादा नंबर होते हैं उसमें। तो लोग सोचते हैं कि भाई मेरा जो पेंशन फंड है ये मेरे को अच्छी रिटर्न दे रही है, मैं क्यों नहीं इधर टिक जाऊं थोड़ी देरी के लिए और उसका भी लाभ मैं उठाऊं। तो इसको करते हुए हम लोग एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बनाए हुए हैं। उसमें जो है कि 75 साल उम्र तक 60 के बाद कोई भी वो एनपीएस में टिक सकता है। जो 60% उनका कॉर्पस है उनके हिसाब से वो जैसे चाहते हैं कि भाई मेरे को मंथली पेंशन चाहिए इसमें से ड्रॉ करूँगा, क्वार्टरली, एनुअल, वो पहले उसको इंडिकेट कर देंगे तो उनको इससे पैसा मिलता रहेगा। सर कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये मेरे हिसाब से अक्टूबर के अंत तक हमारा ये हो जाना चाहिए। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, तो क्या है इसके कारण, समझा रही हैं हमारी सहयोगी नेहा आनंद। देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपए में हमने तेज गिरावट आते हुए देखी। इस हफ्ते लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन एक कमजोर ओपनिंग देखने को मिली। 1.5 महीने के निचले स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपया चला गया और अगर इस पूरे हफ्ते की अब तक बात की जाए यानी कि 3 तारीख से लेकर अब तक तो 1% से ज्यादा की कमजोरी रुपया डॉलर के मुकाबले दिखा चुका है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर ये प्रेशर बना क्यों है। दरअसल डॉलर इंडेक्स इसको हमने देखा 103 के पास रेजिलिएंट बना हुआ है, लेकिन मुख्यतः जो फैक्टर है वो ये है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के जो जून महीने की मीटिंग के फेड मिनट्स जारी हुए उसमें ये बात साफ तौर पर निकल कर आई कि आगे भी अभी ब्याज दरों को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि महंगाई की जो दर है वो उनके टारगेट लेवल से अभी भी ऊपर बनी हुई है। पहले लग रहा था शायद एक ही रेट हाइक में हो जाएगा, लेकिन अब ऐसी बात निकल कर आ रही है कि 2 या उससे अधिक ब्याज दरों में बढ़ोतरी लगने वाली है। इस फैक्टर के चलते हमने देखा एशियन मार्केट्स, एशियन करेंसीज सब पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। फिर चाहे आप युआन की बात करें, येन की बात करें या दूसरी बड़ी करेंसीज की भी बात करें, वो भी डॉलर के सामने प्रेशर में आ गई। इसके अलावा हमने देखा और भी जो अमेरिका में आर्थिक डेटा निकल कर आए हैं वो काफी रेजिलिएंट है, मजबूत है। अब नॉन फार्म पेरोल डेटा पर नजर रहेगी, लेबर मार्केट पर नजर रहेगी। उसके संकेतों से ये पता चलेगा कि आगे फेडरल रिजर्व क्या रणनीति अपनाने वाला है। लेकिन बॉन्ड्स पर अगर नजर डालें, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो 4% के पार चली गई है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड 16 साल के उच्चतम स्तर पे है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो रुपए पर प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रेशर अब जल्दी खत्म हो जाएगा? लगता नहीं, क्योंकि हमने जितने एक्सपर्ट से यहाँ पर बात की है वो मानते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों तक, मान लीजिए कि एटलीस्ट जुलाई तक यहाँ पर प्रेशर और जारी रहने वाला है। किडिया कमोडिटीज मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर 83, 83.5 तक रुपया कमजोर हो सकता है डॉलर के मुकाबले। उतना ही लेवल मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी निकल कर आया है। जेएम फाइनेंशियल और एनबीडी एमिरेट्स तो मानते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में या महीने के आगे भी आपको 83 से 84 के लेवल्स के लिए तैयार होना चाहिए। तो बॉटम लाइन यही है कि रुपए में कमजोरी अभी कुछ समय और जारी रहने वाली है। आज निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड क्यों रहा फोकस में, बता रहे हैं डिटेल्स वरुण दुबे। देखिए, दरअसल निपॉन इंडिया ने अपने जो स्मॉल कैप फंड है उनमें नए सब्सक्रिप्शन पे रोक लगा दी है या फिर लिमिट लगा दी है कहना होगा। और ये लिमिट जो है वो 7 जुलाई से ही लगाई गई है। अगर आप देखेंगे तो इस फंड में अब जो नया सब्सक्रिप्शन है वो ये नहीं लेने वाले हैं, केवल जो जारी है SIP या फिर STP उसको जारी रखेंगे। और ये फैसला इसके लिए लिया गया है क्योंकि पिछले कुछ समय में
स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली है और काफ़ी सारे निवेशक जो है वो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं। वहाँ पे निवेश जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के आ रहा है और इनका कहना है कि हम दरअसल चाहते हैं कि अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेफ रखें। इसके लिए इन्होंने इसमें अब जो नए सब्सक्रिप्शंस है उस पर लिमिट लगा दी है। अगर आप देखेंगे तो 2010 में ये फंड शुरू हुआ था और जो टॉप 250 कंपनियाँ रहती है उनको छोड़ के बाकी जो कंपनियाँ रहती है उनमें पैसे लगाते हैं। करीब 5,000 रुपये के आसपास का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर अगर आप देखेंगे तो जिन सेक्टर्स में है उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है 10% के आसपास, ऑटो कंपोनेंट 7%, बैंक्स, कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यहाँ पे ये पैसे लगाते हैं। जो टॉप स्टॉक्स इनके लिस्ट में हैं उसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट है करीब 3.25% के आसपास का निवेश, KPIT, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, NIT लिमिटेड, साथ ही साथ दिग्गजों में HDFC में इन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है। इसके अलावा तेजस नेटवर्क, पूना वाला फिनकॉर्प, नवीन फ्लोरिन, ये तमाम वो स्टॉक्स है जिनमें इनका एक्सपोजर है। रिटर्न इस पूरे फंड ने काफ़ी बेहतर दिया है। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो करीब 40% और पिछले 3 साल में 47% के आसपास की CAGR ग्रोथ जो है या इस फंड ने डिलीवर की है। तो फंड अच्छा है, उसमें नो डाउट ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा था स्मॉल कैप्स में। इसके लिए इन्होंने अपने जो स्मॉल कैप फंड है उसमें एक लिमिट लगा दी। आज कर्नाटक का बजट पेश हुआ है जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान किए गए। इनका रियल एस्टेट कंपनियों पर कैसा असर होगा बता रहे हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर। देखिए, कर्नाटका में अगर आप देखें तो वहाँ पर जो फोकस्ड रियल एस्टेट कंपनियां हैं जिसमें शोभा लिमिटेड, पूर्वांकरा, प्रेस्टीज एस्टेट, ब्रिगेड, इन कंपनियों पर आपको फोकस रखना है। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कर्नाटका सरकार का जो प्रॉपर्टी गाइडेंस वैल्यू है उसके प्रस्ताव में वहाँ पर उन्होंने जो है बढ़ोतरी करते हुए दिखे हैं। अब प्रॉपर्टी गाइडेंस वैल्यू जो कि अगर आप सर्कल रेट की बात करें तो लगभग 14% की जो बढ़ोतरी का वहाँ पर प्रस्ताव आता हुआ दिखा है। अब इन सारी कंपनियों पर आपको फोकस रखना है, जिसमें शोभा लिमिटेड की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कंपनी की कुल आने वाले जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में उसमें 50% प्रोजेक्ट जो है वो बेंगलुरु से हैं। वही अगर आप Q4 FY23 की स्पेसिफिकली बात करें तो कंपनी की जो कुल सेल्स हुई है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन 55% अगर आप देखें तो बेंगलुरु से आता हुआ दिखा है। वहीं पूर्वांकरा पर भी फोकस रखना पड़ेगा क्योंकि Q4 FY23 में अगर आप देखें तो कंपनी की कुल सेल्स का लगभग 79% जो है वहां पर आपको कंट्रीब्यूशन बेंगलुरु से आता हुआ दिखा है और उनकी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वहां पर भी आपको 56% के आसपास जो है बेंगलुरु फोकस्ड है। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें स्पेसिफिकली तो कंपनी की FY23 में जो कुल सेल्स थी उसमें लगभग 60% के आसपास बेंगलुरु से थी और कहीं आने वाले रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की भी बात करें तो वहां पे 50% के आसपास जो है बेंगलुरु से है। और अंत में अगर आप बात करें तो ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की, उनके भी कई सारे आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो बेंगलुरु और चेन्नई में है। तो इन सारी कंपनियों पर आपको फोकस रखना है जिसमें शोभा लिमिटेड, पूर्वांकरा, प्रेस्टीज एस्टेट और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस जो आपको कर्नाटका में यहाँ पर आपको दिखेगा। सरकार ने प्रॉपर्टी गाइडेंस वैल्यू 14% के आसपास बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसके चलते यहाँ पर आपको फोकस रखना है। और आइए देखते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें टेक टॉप 10 में। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस हफ्ते कई बड़े बदलाव देखने को मिले। टेक जगत में इस हफ्ते OnePlus, मोटोरोला जैसी कंपनियां छाई रही, वही मेटा और ट्विटर के बीच टक्कर देखने को मिली। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया, आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। आइए जानते हैं इस हफ्ते किन गैजेट्स ने मार्केट में एंट्री ली और कौन से अपडेट्स जारी हुए। ट्विटर को टक्कर देने के लिए सोशल मीडिया पर नए प्लेटफॉर्म ने दस्तक दी है। ये नया ऐप मेटा ने लॉन्च किया है, इसका नाम है थ्रेड्स। ऐप एंड्रॉइड, iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, वेब पर भी इसका यूज कर सकते हैं। ट्विटर की तरह यहाँ पर भी आप पोस्ट को रीपोस्ट कर सकते हैं। इसे टेक्स्ट शेयर करने से लेकर पब्लिक डिस्कशन तक के लिए यूज कर सकते हैं। खास बात ये है कि इसे आप इंस्टा आईडी से चला सकते हैं और 500 कैरेक्टर तक के लंबे पोस्ट लिख सकते हैं। साथ ही इसमें लिंक, 5 मिनट तक के वीडियो और फोटो को भी अटैच करने का ऑप्शन दिया गया है। मोटोरोला ने लॉन्च किए Razr 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन। कंपनी का दावा है ये मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है। Razr 40 सीरीज 6.9 इंच की फुल HD+ POLED डिस्प्ले से लेस है। वहीं Razr 40 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 5G चिपसेट दिया गया है और Razr 40 अल्ट्रा में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा। Razr 40 अल्ट्रा की कीमत है 89,990 रुपए, वहीं Razr 40 की कीमत है 59,999 रुपए। OnePlus ने लॉन्च किए 3 नए प्रोडक्ट्स, इनमें 2 स्मार्टफोन्स और एक ईयरबड शामिल है। इनके नाम है OnePlus Nord 35, Nord CE3 5G और Nord Buds 2R। ये दोनों स्मार्टफोन 256 GB स्टोरेज, 5000 mAh बैटरी से लेस हैं।
नॉट 3 5G की कीमत है 37,999 रुपए और नॉट CE 3 5G की कीमत है 28,999 रुपए। वहीं नॉट बड्स 2R में मिलता है 38 घंटे का बैटरी बैकअप, IP55 वाटर और डस्ट प्रूफ, जिसकी कीमत है 2199 रुपए। आईको ने इंडिया में लॉन्च किया आईको न्यू 7 Pro स्मार्टफोन। ये 6.78 इंच एमोलेड डिस्प्ले स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 5000 mAh बैटरी मिलती है। इस फोन को खास गेमर्स के लिए लॉन्च किया गया है, जिसके लिए इसमें इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप को जोड़ा गया है। यूजर्स गेम खेलते वक्त स्क्रीन मिररिंग की मदद से टीवी पर भी गेम को प्रीव्यू कर सकेंगे। न्यू 7 Pro फोन की कीमत है 36,999 रुपए। सैमसंग यूजर्स को अब और इंतजार नहीं करना होगा। कंपनी ने अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट की डेट को अनाउंस कर दिया है। इस इवेंट का आयोजन 26 जुलाई को वर्चुअली 4:30 बजे किया जाएगा। इसका कंपनी ने टीजर पोस्टर शेयर किया है, जिसमें गैलेक्सी Z Flip 5 फोन की पहली झलक सामने आई है। लीक्स के मुताबिक कंपनी Z Flip 5 के साथ Z Fold 5 फोन, गैलेक्सी Buds 3, गैलेक्सी Tab Lens सीरीज और गैलेक्सी Smart Tag 2 भी लॉन्च कर सकती है। सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च किया गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। ये 6000 mAh बैटरी 6.46 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले से लैस है, जिसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इस मेड इन इंडिया स्मार्टफोन में Exynos 1280 चिपसेट मिलता है, जो एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड One UI 5.0 स्किन पर रन करता है। ट्विटर सीईओ इलॉन मस्क ने ट्विटर की व्यू लिमिट में बदलाव किया है। अब नॉन वेरीफाइड यूजर्स एक दिन में महज 1000 ट्वीट्स ही पढ़ सकते हैं। वहीं वेरीफाइड अकाउंट्स को 10,000 ट्वीट्स पढ़ने की लिमिट मिली है। साथ ही जो नए अनवेरीफाइड अकाउंट्स हैं वो केवल 500 ट्वीट्स ही पढ़ सकते हैं। इलॉन मस्क ने इस नई पॉलिसी में 3 बार बदलाव किया। एप्पल आईफोन 15 सीरीज को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। कंपनी इस सीरीज को सितंबर-अक्टूबर महीने में लॉन्च इवेंट के दौरान पेश कर सकती है। इस सीरीज में आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो और 15 प्रो प्लस शामिल हो सकते हैं। लॉन्च से पहले ही आईफोन 15 सीरीज के कई फीचर्स लीक हो गए हैं। आईफोन 15 के बैटरी पैक में बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। वहीं इसमें 3877 mAh बैटरी, एप्पल बायोनिक A16 चिपसेट और 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलने की संभावना है। लीक्स के मुताबिक आईफोन 15 प्रो क्रिम्सन कलर और आईफोन 15 को ग्रीन शेड में लॉन्च किया जा सकता है। Realme ने पेश की Narzo 60 सीरीज 5G। इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन्स Realme Narzo 60 5G और Narzo 60 Pro 5G शामिल हैं। प्रो वेरिएंट सीरीज का प्रीमियम फोन है, जिसमें 100 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। वहीं Narzo 60 में मिलता है 64 मेगापिक्सल कैमरा। दोनों फोन में 5000 mAh बैटरी मिलती है। Narzo 60 5G की कीमत है 19,999 रुपए। वहीं Narzo 60 5G Pro की कीमत है 29,999 रुपए। खास बात यह है कि प्रो सीरीज में 1 टेराबाइट तक का स्टोरेज मिलता है। फोन के अलावा इवेंट में Realme Buds Wireless 3 को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें 13.6 mm डायनेमिक बैस ड्राइवर्स दिए गए हैं। सिंगल चार्ज पर ये ईयरबड्स 40 घंटे तक काम करते हैं। इसकी कीमत है 2,999 रुपए। ChatGPT को और सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रहा है OpenAI। कंपनी ने बताया कि यूजर्स को AI से सुरक्षित रखने के लिए एक नई टीम बना रही है। ये सुपर अलाइनमेंट टीम AI सिस्टम को चलाने और कंट्रोल करने के तरीके डेवलप करेगी। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।